Hello everyone, I am Sandeep Verma, your physics teacher. Today we will study about the NCERT exercise, and we have to going to solve all remaining questions of NCERT exercise of chapter 2, Force and Laws of Motion. Before solving this, I want to discuss some things. You must be learn or revise your syllabus before solving these types of questions, and you must be aware about the all formulas used in this exercise. So वो फॉर्मूलेज मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ और हम एक वीडियो और पोस्ट करने वाले हैं इसके बाद, जिसमें कि मैं आपको पूरे ही चैप्टर को एक की 10-15 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. So mass we have given, that is 1500 of kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? So we have given the retardation, that means negative acceleration is 1.7 meter per second square. We know that. How can we calculate the force exerted by the road in the form of friction? So force F is equal to m into A, or we can say that F is equal to m 1500 into 1.5. So F is equal to, on multiplying the both terms, the force was 2550 of Newton. The acceleration is the retardation, तो इसके साथ हम नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे, और जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी. इससे क्या रिप्रेजेंट करता है ये नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. किसके? मोशन के, मोशन ऑफ द व्हीकल्स. नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 9. What is the question number 9? What is the momentum of an object of mass m moving with the velocity v? So ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो मोमेंटम हम जानते हैं, that was m into v. तो D ऑप्शन इसका सही है. After that, question number 10. Using a horizontal force of 200 Newton, we enter to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? Right? So we have to find out similarly again the friction force. देखिए, अगर 200 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, राइट, और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर? सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सटर्नल एक्सर्ट फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा. तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो किस फोर्स से हम एक्सर्ट करते हैं, दैट वाज 200 न्यूटन, दैट वाज द एफ एक्सटर्नल. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो बी इक्वल टू द 200 ऑफ न्यूटन. राइट? क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस दैट मीन्स इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 0 है. राइट? अब नेट एक्सटर्नल फोर्स इज दैट
मीन्स कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके बराबर हो, तभी तो ये दोनों अपोजिट होते हैं और तभी इन दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो इस कंडीशन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, two objects each of mass 1.5 kg are moving in a same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they strike together. What will be the velocity of the combined object after collision? So दो objects हैं, क्वेश्चन नंबर 10, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट, एंड द कंडीशन इज दैट एक ही स्ट्रेट लाइन में और बट एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। क्लियर? एंड द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर सेम, दैट वाज m, एंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1.5 of kg. Now again according to the question, the velocity of each object is 2.5 meter per second. The velocity of the both object also be the same, and that was equal to the 2.5 meter per second. Clear? आफ्टर द कॉलिजन, जब ये कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसके बाद कॉम्बिनेशन की वेलोसिटी क्या होगी, हमें वो फाइंड करना है। तो इस केस में ये है क्वेश्चन आपका मोमेंटम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज दैट? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सपोज कीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, तो कैसे निकालेंगे? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, सबसे पहले ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालिए, दैट इज पी ए इज इक्वल टू मास m इंटू वी, राइट। दोनों का मास सेम है, इसलिए इसको भी m से नोट कीजिए, इसको भी m से नोट कीजिए, ठीक है। एंड द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B, तो वो मोमेंटम क्या होगा, दैट इज पी बी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट B, दैट वाज द सेम एज V, इनटू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B, इज दैट आल्सो बी द सेम एज A, दैट वाज V. क्लियर? बट द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट B इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट A. तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लेंगे इसका डायरेक्शन को अपोजिट शो करने के लिए। नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, द इनिशियल मोमेंटम, द टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब सपोज कीजिए कॉम्बिनेशन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलते हैं, तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, m प्लस m, राइट। और सपोज कीजिए इनकी वेलोसिटी v है, राइट। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए बी, मोमेंटम ऑफ ए बी बोथ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। सो पी ए लिखिए, क्या आया, दैट इज m इंटू वी प्लस पी बी ऑल्सो बी द m इंटू वी, but in minus, right, in negative sign with there, is equal to pb, is that means m plus m into capital V. The capital V is the combined velocity of the objects. Then m into v minus mv is equal to
ट्वाइस ऑफ m इंटू वी, कैपिटल V, एम वी से एम वी कैंसिल, सो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ m इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, सो v ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो दैट वाज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, sorry, that was the question number of 11, right, and that was the question number of 10. So now for question number 12, that was the theoretical question of your NCERT book. You have to solve by yourself. If you have any problem, then you can tell me on my comment section, because here I am going only the numerical part solved for class 9, right. The question number 13, a hockey ball of mass 200 gram traveling at a 10 meter per second is struck with a hockey stick so as to return its along its original path with the velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum of the hockey ball in the force applied by the hockey stick. देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक हॉकी बॉल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से, सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी u से आ रही है। अब यहाँ से हॉकी स्टिक से हमने इसको हिट किया, ठीक है, अपोजिट। तो अब यही हॉकी बॉल वापस मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल v। अब मास तो उसका सेम रहेगा, तो इनिशियल मास कितना दे रखा है, m इज गिवन बाय m इज इक्वल टू दैट इज 200 ग्राम, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, किस वेलोसिटी से आ रही थी, 10 मीटर पर सेकेंड से, और गई किस वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, किस वेलोसिटी से मूव करी बैक, दैट वाज द 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, सो वी हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम के लिए क्लियरली मैं आपको बता दूं कैसे निकालेंगे, दे इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो पहले इनिशियल मोमेंटम फाइंड कीजिए, तो चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट कीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम p यानी कि m इंटू यू माइनस m इंटू वी, बट फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू यू प्लस m इंटू वी। पुट द वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट, m 200 gram is that means 200 upon 1000 kg. We have to convert it into SI unit, is that means 0.2 of kg, right. So 0.2 into u 10 plus 0.2 into 5, is that means delta p is equal to 2 plus 5 to the 10 1.0, is that means delta p is equal to 3 kg into meter per second. So that was the change in momentum and that one case, clear। और अगर हमें चेंज इन मोमेंटम सिंपली आप ऐसे निकालना चाहते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, वैसे होता यही है कि जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें देन इट विल टेक इन पॉजिटिव एंड दैट वाज टेक इन नेगेटिव, सो दोनों ही नेगेटिव होंगे तो आंसर -3 kg मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। या हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, या किसी बुक में अगर आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे कि द चेंज इन मोमेंटम इन द इनिशियल डायरेक्शन दैट वाज प्लस में, और इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट वाज द इन माइनस, क्लियर। फॉर क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 14, सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with the velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and come to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude
of the force exerted by the wooden block on the bullet. So going to solve the question number 14, right? So question number 14, we have given a bullet of mass small m is equal to, that was 10 gram, right? Or we can say that 10 into 10 to the power minus 3 of kg. हम इसको -3 में इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करके, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम. क्लियर? एंड इट वाज एंटर इन अ वुडन ब्लॉक एंड कम टू रेस्ट इन हाउ मच टाइम टू टेक इट टू कम टू रेस्ट? 0.03 सेकेंड. ठीक है. एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो 150 मीटर पर सेकेंड इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी इज 0 बिकॉज इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सब डिस्टेंस, राइट? सो क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर ये बुलेट है और बुलेट मूव कर रही है किसी इनिशियल वेलोसिटी से, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u, और वो एक वुडन ब्लॉक में एंटर करती है और वुडन ब्लॉक में एंटर करके किसी डिस्टेंस तक जाके रुक जाती है. हमें कितना डिस्टेंस तक जाके रुक रही है? ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v इज इक्वल टू 0, राइट? फाइनल वेलोसिटी 0 है. एक बुलेट है जो u वेलोसिटी से आती है और किसी वुडन ब्लॉक में किसी डिस्टेंस तक जाके रुक जाती है विद इन द टाइम 0.03 सेकेंड, राइट? सो कितना फ्रिक्शन फोर्स इसने अप्लाई किया या कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट हुआ ऑन द बुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इट. सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि हमें चाहिए एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन है. तो एक ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही वो है जिसमें कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं. सो put the value of v, u and at, that was 0 is equal to u 150 plus a into t 0.03. a into 0.03 second is equal to minus 150, right? ट्रांसफर करा 150 को इस साइड. सो a is equal to minus 150 upon 0.03. इसको डिवाइड में लेके गए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर अगर हमें पॉइंट कैंसिल करने हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, और दैट वाज द 3 से ये डिवाइड करेंगे 150 को, दैट वाज 50. सो एक्सेलरेशन आया a इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू 10 टू द पावर 2. 100 इज दैट मीन्स 10 टू द पावर 2, और वी कैन से दैट माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3. ठीक है, ये 0 भी है, 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर दी गई. सो f इज इक्वल टू m इंटू ए, और f इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और a ये स्मॉल m की वैल्यू है और a की वैल्यू माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर 3. मल्टीप्लाई द बोथ टर्म्स, देन वी कैन गेट द आंसर. द फ्रिक्शन फोर्स इज f इज इक्वल टू माइनस 50 ऑफ न्यूटन. नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and strike to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then the both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object, right? So we have given two objects, one is the 1 kg and another is of 5 kg, and the initial velocity of first object yani ki is that 10 meter per second, and the initial velocity of second object that is u is 2 is equal to 0, क्योंकि वो किस पर है? रेस्ट पर है. ठीक है, तो बिफोर इम्पैक्ट मोमेंटम निकाल लीजिए एंड देन आफ्टर इम्पैक्ट मोमेंटम निकाल लीजिए, राइट? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम वहाँ से बिफोर और आफ्टर की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए कैसे. दैट इज द
क्वेश्चन नंबर 15। सो हमें गिवन है द मास m1 इज इक्वल टू 1 ऑफ kg, मास m2 इज इक्वल टू दैट इज 5 kg, राइट, एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज दैट 10 मीटर पर सेकेंड एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट u2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और फिर मूव करते हैं। कंडीशन क्या है? दैट वाज द मास m1, दैट इज वेलोसिटी इज v1, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। दोनों कोलाइड्स करें और कोलाइड्स करने के बाद एक साथ मूव करने लगे विद द वेलोसिटी ऑफ v, राइट। तो दैट वाज द कंडीशन बिफोर कोलिजन एंड दैट वाज द कंडीशन आफ्टर कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो नाउ द फाइंड द बिफोर इम्पैक्ट टोटल मोमेंटम। टू फाइंड द टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट m1। सो कैसे निकालेंगे? दैट इज p1 इज इक्वल टू m1 इंटू u1, इज दैट मीन्स p1 इज इक्वल टू 1 इंटू u1 दैट इज 10। तो p1 इज इक्वल टू 10 मीटर kg इंटू मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मोमेंटम ऑफ m1, एंड मोमेंटम ऑफ मास m2 that was p2 is equal to m2 into u2, is that means 10 m2 की वैल्यू है दैट इज 5 kg इंटू u2 इज इक्वल टू 0, देन p2 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड का मोमेंटम 0 है क्योंकि वो रेस्ट पर है, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम? टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? दैट इज p इनिशियल इज इक्वल टू p1 प्लस p2, इज दैट मीन्स p इनिशियल इज इक्वल टू p1 दैट वाज 10 प्लस 0, यानी कि p इनिशियल मोमेंटम कितना आया? दैट इज 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन द बोथ ऑब्जेक्ट आर कंबाइंड टुगेदर m1 और m2, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास दैट इज इक्वल टू द m1 प्लस m2, इज दैट मीन्स 1 प्लस 5, इज दैट मीन्स 6 ऑफ kg, राइट। एंड द कंबाइंड वेलोसिटी, सपोज द कंबाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्मॉल v, राइट। नाउ टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू दैट इज टोटल मास m इंटू v, इज दैट मीन्स 6 इंटू v, ये टोटल फाइनल मोमेंटम है। अब वही अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, दैट वाज द 10 kg मीटर पर सेकेंड, एंड द टोटल फाइनल मोमेंटम इज दैट इज 6 इंटू v, और वी कैन से दैट द v इज इक्वल टू 10 अपॉन 6, सो v इज इक्वल टू, आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, दैट वाज 1.67 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सो दैट वाज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, लास्ट में आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे, और इसी तरीके से हमें आगे के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी लगभग कंप्लीट हो जाती है, राइट। सो इसके बाद के क्वेश्चंस आप क्लास खुद सॉल्व करके देखिए, क्योंकि एक सिंपल
कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।